नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीके गार्जियन में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, अपनी इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तुर्क आक्रमण। भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों में हमने ईरानी आक्रमण, यूनानी आक्रमण और अरब आक्रमण को पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था और इस क्लास में हम करने वाले हैं तुर्क आक्रमण को, जिसमें मुख्य जो शासक हैं उनको पढ़ने वाले हम सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी। ठीक है दोस्तों, हम आपको बता दें, हम हर एक क्लास में पहले उसके नोट्स करते हैं पूरे कंप्लीट और फिर उसके बाद में अच्छे से उसके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उनको कवर करते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, भारत के ऊपर तुर्क आक्रमण। ठीक है, देखिए ये तुर्क विदेशी एक, जैसे आज का जो तुर्की देश है, ठीक है, तो वहाँ के आसपास के एरिया के ये लोग थे जिन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम देखते हैं तुर्क आक्रमण। देखिए, तुर्कों से पहले अरबों ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, जिसको कि हमने पिछली क्लास में अच्छे से डिस्कस किया है। ठीक है, अभी तुर्क आक्रमण में पहला आक्रमणकारी हम पढ़ते हैं अल्पतगीन के बारे में। ठीक है, देखिए जो अल्पतगीन था वो शामनी वंश के शासक अबुल मलिक का गुलाम था। ठीक है, ये अल्पतगीन खुद एक गुलाम था और किसका गुलाम था? अबुल मलिक का। ठीक है, और अबुल मलिक का जो वंश था वो कौन सा था? शामनी वंश। ठीक है, जब अबुल मलिक की मृत्यु हो जाती है तो अल्पतगीन ने अफगानिस्तान के पास एक नया राज्य स्थापित कर लेता है ये। ठीक है, और जो गजनी होता है ना, ठीक है, गजनी को इसने अपनी राजधानी बना लिया था। किसने? अल्पतगीन ने। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो गजनी वंश है, ठीक है, उसका संस्थापक होता है कौन? अल्पतगीन। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि जो अल्पतगीन होता है वो एक अबुल मलिक नाम के व्यक्ति का गुलाम होता है। ठीक है, जो अबुल मलिक होता है वो शामनी वंश का शासक होता है। जब अबुल मलिक मर जाता है तो फिर एक नया राज्य स्थापित करता है अल्पतगीन, अपना खुद का। ठीक है, जिसको कि यामनी वंश या फिर गजनी वंश कहा गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। देखिए, अभी पढ़ते हैं सुबुक्तगीन के बारे में। देखिए, सुबुक्तगीन 977 से 997 ईस्वी के आसपास में ये राजा बनता है। ठीक है, वहां का शासक। अल्पतगीन की मृत्यु जब हो जाती है ना, ठीक है, उसके बाद में सुबुक्तगीन गजनी की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, देखिए शुरू में तो ये गुलाम रहता है, किसका? अल्पतगीन का। ठीक है, अल्पतगीन ने इसे खरीदा था, लेकिन ये एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था, तो अल्पतगीन क्या करता है? इसको अपना दामाद बना लेता है। ठीक है, इसको अपना दामाद बना लेता है और इसे एक उपाधि देता है, अमीर उल अमरा। अमीर उल उमरा की उपाधि से इसे सम्मानित करता है। ठीक है, सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, यह एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था। ठीक है, तो सुबुक्तगीन था जिसने कि भारत के ऊपर आक्रमण किया था। ठीक है, पहला तुर्क शासक था ये, इसको जरूर याद रखिएगा, ये पहले तुर्क शासक था। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में जो राजा जयपाल था, ठीक है, उसके ऊपर आक्रमण किया और उसको पराजित कर दिया। 986 में सुबुक्तगीन ने जयपाल को हरा दिया और जो जयपाल का जो राज्य था ना, ठीक है, वो कहां से कहां तक था? सरहिंद से लमगान, जो कि जलालाबाद नामक जगह है, ठीक है, और कश्मीर से मुल्तान तक में था। ठीक है, जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहां का मतलब ये शासक था कौन? जयपाल, जिसको कि 986 ईस्वी में सुबुक्तगीन ने आक्रमण करके हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, अभी आगे आता है महमूद गजनवी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तुर्क शासकों में इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसकी जो उपाधियां हैं वो काफी बार एग्जाम में पूछी गई है। तो इसकी उपाधियां हैं सुल्तान, यामिन उद्दौला और अमीन उल मिल्ला। ठीक है, ये तीनों उपाधियां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो जो भी हम स्टार मार्क कर रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उनको आपको 100% याद करना है। ठीक है,
और वैसे याद करने के लिए आपको अलग अलग कलर में हमने हाईलाइट करके बताए हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अभी देखते हैं जो महमूद गजनवी है इसका जन्म कब हुआ था? 1 नवंबर 971 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, और जो महमूद गजनवी है ना, ये सुबुक्तगीन का पुत्र था। जो सुबुक्तगीन के बारे में हमने अभी पढ़ा था, तो ये इसका पुत्र था। ठीक है, 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद में जो महमूद गजनवी है ना, ठीक है, ये गजनी वंश का शासक बनता है। ठीक है, देखिए खलीफा ने महमूद गजनवी को कौन कौन सी उपाधियां दी है? ठीक है, यमीनुद्दौला, ये हमने पढ़ा था। यमीनुद्दौला का मतलब होता है साम्राज्य की दक्षिण भुजा। ठीक है, और अमीन उल मिल्लत, इसका मतलब होता है धर्म की रक्षा करने वाला, धर्म संरक्षक। ठीक है, ये दोनों उपाधियां इसको खलीफा ने दी थी। जो 3 उपाधियां हमने पढ़ी थी, ठीक है, उन तीनों उपाधियों को आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, जो ये सुल्तान की उपाधि है ना, ये स्टार मार्क कर लीजिए। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों ने शुरू करी थी। देखिए, तुर्की शासकों से पहले सुल्तान की उपाधि किसी ने भी धारण नहीं की थी। ठीक है, तो ये सुल्तान की उपाधि किन शासकों ने शुरू की थी या चलाई थी? ठीक है, तो वो थे तुर्की शासक। ठीक है, इसे यह उपाधि बगदाद के खलीफा ने प्रदान की थी। किसको? महमूद गजनवी को। ठीक है, और सुल्तान की उपाधि लेने वाला ये महमूद गजनवी पहला शासक था। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा है कि जो महमूद गजनवी था वो सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद में गजनी वंश का शासक बन जाता है। ठीक है, और जिसको ये उपाधियां प्रदान की गई थी जो हमने अभी पढ़ी है, अमीन उल मिल्लत, यमीनुद्दौला। ठीक है, और जो ये सुल्तान की उपाधि है। ठीक है, और ये याद रखिएगा पक्का कि सुल्तान की उपाधियां सबसे पहले तुर्की शासकों ने ग्रहण करना शुरू किया था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अभी देखिए गजनी था, तो गजनी ने काफी बार भारत के ऊपर आक्रमण किए थे। ठीक है, तो कितनी बार किए थे, कब कब किए थे, इसके बारे में हमें पढ़ेंगे अभी। देखिए गजनी आया था खैबर दर्रे से होके, जो ये खैबर दर्रा आपको दिखाई दे रहा है, खैबर दर्रे से होके भारत के ऊपर आक्रमण किया था इसने, और पहला आक्रमण किया था करीब 1001 ईस्वी में। ठीक है, और कहां पे किया था? पंजाब के जो आसपास के क्षेत्र थे ना, ठीक है, पंजाब के आसपास के क्षेत्रों में महमूद गजनवी ने पहली बार 1001 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, और जो पहला आक्रमण था वो किस शासक के खिलाफ था? ठीक है, तो जो राजा जयपाल था ना, ठीक है, यहाँ का शासक था राजा जयपाल, उसके विरुद्ध इसने किया था। ठीक है, देखिए महमूद गजनवी ने 1001 से 1027 के बीच 17 बार आक्रमण किए थे। ठीक है, 17 बार भारत के ऊपर आक्रमण करने वाला यह शासक था महमूद गजनवी। ठीक है, और कब से कब, कौन कौन से वर्षों के बीच में किए थे? 1001 से 1027 के बीच में। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो कुल 17 आक्रमण थे ना इसके, वो हम बारी बारी से पढ़ते हैं कहां कहां पे इसने किए थे। देखिए सबसे पहला आक्रमण किया था इसने पंजाब का जो सीमावर्ती क्षेत्र था ना उसमें, फिर पेशावर, भटिंडा, मुल्तान। ठीक है, ये मुल्तान 2 बार आ गया, सॉरी, वहीद पेशावर, नारायणपुर, ये फिर मुल्तान पे, सॉरी 2 बार नहीं आई, इसने मुल्तान के ऊपर फिर से आक्रमण किया था। ठीक है, तो चौथी बार इसने मुल्तान पे आक्रमण किया, 5वीं बार फिर से मुल्तान पे किया। ठीक है, 8वीं बार में फिर से मुल्तान के ऊपर आक्रमण किया, 9वीं बार में थानेश्वर, फिर नंदन, कश्मीर, मथुरा व कन्नौज, कालिंजर, फिर कश्मीर के ऊपर ग्वालियर और कालिंजर, और जो 16वां आक्रमण था इसका वो था सोमनाथ के मंदिर गुजरात में, और जो 17वां आक्रमण था वो था सिंध के जाटों के ऊपर। ठीक है, देखिए ये 17 आक्रमण थे टोटल महमूद गजनवी के। ठीक है, तो महमूद गजनवी ने 1015 ईस्वी में कश्मीर के ऊपर जो आक्रमण किया था, ठीक है, लेकिन वो आक्रमण असफल था। ठीक है, याद रखनी है थोड़ी हमको बातें। ठीक है, देखिए आपको ये नंबर वाइज याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप खाली इतना याद रखिएगा कि पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। ठीक है, और जो 16वां आक्रमण था ये सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है, जो सोमनाथ के मंदिर के ऊपर था। और एक आप ये अगर याद रखें तो लास्ट वाला आक्रमण जो इसने सिंध के जाटों के ऊपर किया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है वो पहला, 16वां और 17वां। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं।
देखिए वह हिंद की लड़ाई लड़ी थी इसने, तो जो 1001 ईस्वी में किस किस के मध्य ये लड़ाई हुई थी, महमूद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में, ठीक है। तो इसमें गजनवी जीत गया था। वह हिंद की दूसरी लड़ाई लड़ी थी 1008 ईस्वी में, ठीक है, महमूद गजनवी और आनंदपाल के बीच में, इसमें भी गजनवी की विजय होती है, ठीक है। इन दोनों को आप पक्का याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछता है कि जो वह हिंद की दूसरी लड़ाई थी उसमें कौन सा शासक विजयी रहा था, ठीक है, या फिर किन शासकों के मध्य में वह हिंद की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। देखिए महमूद गजनवी का जो सबसे चर्चित आक्रमण था ना, वो था सोमनाथ के मंदिर का, ठीक है। इसने 1025 ईस्वी में जो अपना 16वां आक्रमण था वो किया था, ठीक है, और इसने जो शिव मंदिर था वहां पे उसको नष्ट कर दिया था और अपार धन संपदा लूटी थी, ठीक है। बहुत सारी जो धन संपदा थी वहां पे वो ये लूट कर गया था, ठीक है। और जो ये गुजरात में ये मंदिर कहां पे है, गुजरात के काठियावाड़ जिले में है, ठीक है, ये याद रखिएगा, गुजरात के काठियावाड़ जिले में है सोमनाथ का मंदिर, ठीक है। देखिए जो सोमनाथ का मंदिर है ना, जब इसने आक्रमण किया सोमनाथ के मंदिर के ऊपर, तो उस समय में जो चालुक्य, जो सोलंकी वंश का शासक था ना, भीम प्रथम, ठीक है, तो उसका शासन था कहां पे, उस जगह पे, ठीक है, गुजरात के उस क्षेत्र में भीम प्रथम का शासन था जब महमूद गजनवी आक्रमण करता है सोमनाथ के मंदिर के ऊपर, ठीक है। तो गजनवी भीम प्रथम को बुरी तरह से हरा देता है, ठीक है, भीम प्रथम हार जाता है, ठीक है। और जब सब कुछ लूट पाट के नष्ट करके जो महमूद गजनवी वहां से चला जाता है, तो फिर उसके जाने के बाद भीम प्रथम सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाता है, ठीक है। देखिए सारा धन दौलत संपत्ति लूट के चला जाता है कौन, महमूद गजनवी। तो यह होता है कि रास्ते में वो सिंध प्रांत के आसपास में रुकता है, ठीक है। जब अपने मंदिर का इतना अपमान और अपनी धन संपदा को लूट के जाते हुए गजनवी को कोई रोक नहीं पाता है, तो सिंध क्षेत्र में कुछ कबीले रहते थे, ठीक है, जो जाटों के कबीले बताया जाता है, ठीक है। तो उन सिंध क्षेत्र के जाटों ने महमूद गजनवी को रास्ते में कुछ परेशान किया था और उनके कुछ धन संपदा को लूट लिया था, ठीक है, जिससे कि महमूद गजनवी खासा परेशान हो गया था, ठीक है। और गुस्से में आकर जो उसका जो अंतिम आक्रमण था ना, जो 17वां आक्रमण था, ठीक है, वो उन्हीं जाटों के खिलाफ में था, ठीक है, जो सिंध के जाट थे उस समय में, ठीक है, उन जाटों के कबीलों के खिलाफ में महमूद गजनवी ने अपना 17वां आक्रमण किया था, ठीक है। देखिए देखते हैं कि जो महमूद गजनवी ने इतने सारे आक्रमण किए भारत के ऊपर, तो उसका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो उसका उद्देश्य था खाली धन आपूर्ति करना और लूटपाट करना, ठीक है। वो भारत में केवल धन इकट्ठा करने के लिए आया था, ये उसका मेन उद्देश्य था, ठीक है। तो ये आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। और ये जो भीम प्रथम और उसके मध्य में जो युद्ध हुआ था, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। और जो इस्लाम का प्रचार प्रसार करना भी उसका एक गौण उद्देश्य था, मतलब ये इतना उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं था कि मैं जाके इस्लाम का प्रचार प्रसार करूं। कुछ हद तक थोड़ा बहुत उद्देश्य उसका ये भी था कि इस्लाम का प्रचार प्रसार करना है, लेकिन उसका जो मुख्य उद्देश्य की अगर बात आए ना, कि मुख्य एक उद्देश्य बताइए, तो मुख्य उद्देश्य में उसका धन की लूटपाट करना ही था, ठीक है। देखिए महमूद गजनवी ने काफी सारे मंदिर तोड़े थे, ठीक है, उसको इतिहास में बुत शिकन, ठीक है, यानी कि मूर्तियां तोड़ने वाला, ठीक है, इस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। महमूद गजनवी को बुत शिकन नाम की संज्ञा दी गई है, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए जो इसने आक्रमण किए, ठीक है, तो उसका परिणाम यह हुआ कि जो मुस्लिम व्यापारी थे ना, ठीक है, वो तो भारत में आए, उसके साथ में जो इस्लाम धर्म था, ठीक है, इस्लाम धर्म के जो प्रचारक थे वो भी भारत में आ गए, और इस तरह से भारत के अंदर जो ये मुसलमान, जो ये इस्लाम धर्म है, इसकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। देखिए अभी देखते हैं जो महमूद गजनवी के दरबार में जो विद्वान थे, जो रहते थे, जो भारत आए थे उसके साथ में, ठीक है, जब ये आक्रमण करता था तो भारत आने वाले विद्वान कौन कौन थे। देखिए पहले नंबर पर आता है अल बरूनी, ठीक है, ये फारसी भाषा का लेखक था,
और इसकी किताब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किताबुल हिंद, जिसको कि तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसी का नाम है। तो ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, आप इसको डबल स्टार कर लीजिए। ठीक है, जो किताबुल हिंद है उसका लेखक कौन है? अल बरूनी। ठीक है, उसके बाद में अगला लेखक आता है फिरदौसी। ठीक है, ये भी फारसी कवि था और इसने शाहनामा, ठीक है, शाहनामा काव्य की रचना की। किसने? फिरदौसी ने। उसके बाद में आता है उतबी। ठीक है, इसने लिखा था किताब उल यामिनी। ठीक है, और अगला जो लेखक है वो है वैहाकी। वैहाकी ने लिखी थी तारीख ए सुबुक्तगीन। ठीक है, ये चारों जो लेखक हैं, ठीक है, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो किताबुल हिंद है वो किस लेखक की रचना है। ठीक है, तो आपको ये जितनी भी रचनाएं हैं और जितने भी ये लेखक हैं, ये सभी बिल्कुल अच्छे से याद करने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए आगे हम देखते हैं मोहम्मद गोरी का आक्रमण। ठीक है, मोहम्मद गोरी है वो भारत के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, इसके बारे में अभी पढ़ते हैं। देखिए, भारत में मुसलमानों के साम्राज्य का अगर कोई वास्तविक संस्थापक था ना, ठीक है, तो वो मोहम्मद गोरी को ही माना जाता है। ठीक है, देखिए इसके काफी सारे अलग अलग नाम हैं इतिहास में, जिसमें से एक है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ठीक है, दूसरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। ठीक है, और तीसरा नाम है गुरवंश का मोहम्मद। ठीक है, ये सभी मोहम्मद गोरी के ही अलग अलग नाम दिए गए हैं इतिहास में। ठीक है, आप खाली इतना याद रखिएगा, अगर मुसलमानों के साम्राज्य का भारत में कोई वास्तविक संस्थापक था ना, देखिए वास्तविक संस्थापक नाम से अगर पूछा जाए, ठीक है, तो मोहम्मद गोरी है इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अफगानिस्तान में जब गजनी वंश, जो महमूद गजनवी का जो गजनी वंश था, उसका जब पतन हो जाता है, तो उसके बाद में जो गोरी कबीला था ना, ठीक है, उसकी स्थिति मजबूत हो जाती है। ठीक है, और इस कबीले का शासक कौन था? मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी का अगर वंश पूछा जाए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गोरी किस वंश का शासक था? तो शंसवानी वंश का शासक था मोहम्मद गोरी। ठीक है, देखिए मोहम्मद गोरी का जो गोरी कबीला था ना, ठीक है, उसके साथ में पहले गजनी कबीला भी था। ठीक है, गजनी वंश भी था, लेकिन गजनी वंश काफी ज्यादा पावरफुल था, तो गोरी कबीले की इतनी मतलब शक्ति नहीं थी उसके सामने। ठीक है, लेकिन जब गजनी जो वंश था उसका पतन होने लग जाता है ना, तो गोरा कबीला अपने आप को काफी मजबूत और काफी मतलब कि पावरफुल कर लेता है। ठीक है, और इस गोरी कबीले का जो शासक कौन था? मोहम्मद गोरी था। ठीक है, जिसका कि वंश कौन सा था? संसवानी वंश। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए जो मोहम्मद गोरी था, इसका भारत के ऊपर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। तो इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है मुस्लिम धर्म का भारत के अंदर। ठीक है दोस्तों, देखिए जो महमूद गजनवी था, उसका उद्देश्य था भारत के ऊपर किस लिए आक्रमण किया था उसने? खाली धन संपदा के लिए, धन संपदा के लिए। ठीक है, ये था महमूद गजनवी का उद्देश्य। और जो ये मोहम्मद गोरी है, इसका मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना भारत के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मोहम्मद गोरी का जो पहला आक्रमण था वो 1175 ईस्वी में मुल्तान के ऊपर था। ठीक है, उस समय में मुल्तान का राजा था राजा दाऊद। ठीक है, ये दाऊद के ऊपर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था पहली बार मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, देखिए मोहम्मद गोरी ने उसे पराजित कर दिया था। ठीक है, इसके बाद में दूसरी बार आक्रमण करता है 1178 में। ठीक है, मोहम्मद गोरी किसके ऊपर? गुजरात के ऊपर। ठीक है, और उस समय में वहां का शासक था भीम सेकंड। ठीक है, भीम द्वितीय। ठीक है, लेकिन भीम द्वितीय बड़ा तगड़ा राजा था। ठीक है, ये क्या करता है कि भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। ठीक है, देखिए मोहम्मद गोरी आता है 1175 ईस्वी में, मुल्तान के ऊपर आक्रमण करता है। ठीक है, और राजा दाऊद को हरा देता है। ठीक है, उसके बाद में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी फिर से आता है, अभी गुजरात के ऊपर आक्रमण करता है, जहां का शासक था भीम द्वितीय। ठीक है, लेकिन भीम द्वितीय
अब मोहम्मद गोरी को हरा देता है। ठीक है, भीमदित्य एक तगड़ा राजा था। ठीक है, तो भीमदित्य ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था 1178 के युद्ध में। ठीक है, देखिए जो भीमदित्य था ये बाघेला वंश का शासक था। ठीक है, और जिसकी राजधानी थी अनहिलवाड़ा। ठीक है, मोहम्मद गोरी भारत में कौन से दर्रे को पार करके आया था, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोमल दर्रे को पार करके भारत में आया था। ठीक है, इसको आप पक्का याद रखिएगा। ठीक है, और जो 1178 का युद्ध है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, भीमदित्य से जब मोहम्मद गोरी हार जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट है 1191 में होता है तराइन का पहला युद्ध। ठीक है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय, जिसको कि पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में 1191 में युद्ध हुआ। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी होता है। ठीक है, लेकिन 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मोहम्मद गोरी को मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना गया है। ठीक है, ये हमने पढ़ा था कि अगर भारत में मुस्लिम साम्राज्य का कोई वास्तविक संस्थापक था तो वो मोहम्मद गोरी ही था। ठीक है, देखिए आगे युद्ध लड़ता है मोहम्मद गोरी और जयचंद के मध्य में। जयचंद और मोहम्मद गोरी के मध्य में युद्ध होता है 1194 में। इसको कहा गया है चंदावर का युद्ध। ठीक है, इसमें फिर मोहम्मद गोरी की विजय होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए कन्नौज विजय के पश्चात में मोहम्मद गोरी ने सिक्कों के ऊपर देवी लक्ष्मी की आकृति बनाई थी। ठीक है, यह माना गया है कि जब कन्नौज को जीत लिया था मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, तो उसके सिक्कों के ऊपर किसकी आकृति पाई गई है, तो देवी लक्ष्मी की। ठीक है, और मोहम्मद गोरी का नाम किस नाम से अंकित था उस समय में सिक्कों के ऊपर, मोहम्मद बिन साम। ठीक है, आप खाली ये याद रखिएगा कि देवी लक्ष्मी की आकृति। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, सिक्कों के ऊपर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। ठीक है, देखिए मोहम्मद गोरी का सेनापति था एक बख्तियार खिलजी। ठीक है, जिसने कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को तहस नहस कर दिया था बख्तियार खिलजी ने। ठीक है, और यह कहा जाता है कि जो उसने विश्वविद्यालय में आग लगाई थी ना, नालंदा विश्वविद्यालय में, वो 6 महीनों तक जलती रही थी। देखिए ये काफी एक दुखद घटना थी। ठीक है, भारतीय इतिहास में, कि जो हमारे पास में जितनी ज्ञानवर्धक किताबें थी ना, ठीक है, जितना भी हमारा ज्ञान सार था, जो भी था, वो सब कुछ नालंदा विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में, जो उसका पुस्तकालय था, बहुत ही विशाल पुस्तकालय था। ठीक है, उसमें हमारे पूर्वजों में, हमारे विद्वानों ने संजो के रखा था। ठीक है, और ये जो बख्तियार खिलजी था, ये नहीं चाहता था कि जो भारत की इतनी मतलब कि जो महानता है, ठीक है, वो आगे भी इसी प्रकार से बरकरार रहे। वो मुस्लिम राज्य को इसमें स्थापित करना चाहता था। ठीक है, इसीलिए उसने क्या किया कि जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसी को पूरा नष्ट कर दिया। ठीक है, जिसकी आग 6 महीनों तक जलती रही थी। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए मोहम्मद गोरी जो भी क्षेत्र भारत में जीते थे मोहम्मद गोरी ने, ठीक है, उनको अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दे देता है और वापस गजनी चला जाता है। ठीक है, जितने भी क्षेत्र मोहम्मद गोरी ने भारत के अंदर जीते थे, उन सभी को मोहम्मद गोरी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उसका एक खरीदा हुआ गुलाम था, ठीक है, उसको दे देता है और वापस खुद गजनी चला जाता है। देखिए आगे पढ़ते हैं कि 1206 ईस्वी में, ठीक है, जो खोखर थी, जिसको कि जाट जाति बताया गया है, ठीक है, तो इन्होंने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। ठीक है, गजनी में। ठीक है, 1206 ईस्वी में। ठीक है, देखिए मोहम्मद गोरी के समय में बड़ी संख्या में हिंदुओं को तलवार के दम पर मुसलमान बनाया गया था। तो ये तो हम तो जानते हैं, ठीक है, कि जो मोहम्मद गोरी था ये भारत में मुस्लिम धर्म स्थापित करना चाहता था। स्थापित ही नहीं करना चाहता था, पूरे भारत को मुसलमान बनाना चाहता था। ठीक है, इस्लाम में कन्वर्ट करना चाहता था, और इसने काफी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार भी किया था। ठीक है, वो ये चाहता था कि या तो आप जीवित रहो, ठीक है, जीवित अगर रहोगे तो मुस्लिम बन के, और अगर हिंदू बने रहना चाहते हो तो आपको मरना रहेगा। ठीक है, तो वही तलवार के दम पर इसने काफी सारे लोगों को मुसलमान बनाया था उस समय में। ठीक है, देखिए 1206 ईस्वी में
जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने एक नए वंश की स्थापना की थी। ठीक है, जब जो ये मोहम्मद गोरी था उसको अपना जितना भी जीता हुआ क्षेत्र था वो सौंप के चला गया, उसके बाद में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये क्या करता है कि ये सोचता है कि मैं अपना खुद का एक नया वंश शुरू करता हूं यहां से। ठीक है, और उस वंश का नाम क्या था? गुलाम वंश या फिर मामलूक वंश। ठीक है, देखिए ये और इंपॉर्टेंट बात है कि ठीक है इसने गुलाम वंश या फिर मामलूक वंश की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हमने नोट्स कवर कर लिए अपने जितने भी थे। ठीक है, इसके बाद में हम अभी कवर करने वाले हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आज तक बने हैं इन तुर्क आक्रमणों से संबंधित। ठीक है, तो उनको हम करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? वो पहला तुर्क शासक कौन था जिसने भारत के ऊपर आक्रमण किया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अल्पतगीन, बी सुबुक्तगीन, सी मोहम्मद गोरी या फिर डी सिकंदर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुबुक्तगीन। क्वेश्चन नंबर 2 है, गजनी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अल्पतगीन, बी सुबुक्तगीन, सी मोहम्मद गोरी या फिर डी अबुल मलिक। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्पतगीन। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, अल्पतगीन ने सुबुक्तगीन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? ठीक है, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है गजवाए हिंद, ऑप्शन बी है उमर अल फतह, सी है अमीर उल उमरा या फिर ऑप्शन डी है अमीर अल फतह। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अमीर उल उमरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुबुक्तगीन ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण कब किया? सुबुक्तगीन ने पहला आक्रमण कब किया था भारत के ऊपर? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 985 ईस्वी, बी 986 ईस्वी, सी 987 ईस्वी या फिर डी 988 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 986 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5 है, सुबुक्तगीन ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण किस राजा के ऊपर किया था? ठीक है, अभी राजा का नाम बताना है कि सुबुक्तगीन ने किस राजा के ऊपर पहला आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है जयमल, बी जयपाल, सी जयसिंह या फिर डी राजपाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जयपाल। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, महमूद गजनवी ने निम्न में से कौन सी उपाधि ग्रहण नहीं की थी? जो उपाधि उसने ग्रहण नहीं की थी वो बतानी है। ऑप्शन ए है सुल्तान, बी यामीनुद्दौला, सी अमीन उल मिल्लाह या फिर डी अमीर उल उमरा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमीर उल उमरा। ये उपाधि उसने ग्रहण नहीं की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, महमूद गजनवी निम्न में से किस तुर्क शासक का पुत्र था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए अल्पतगीन, बी सुबुक्तगीन, सी मोहम्मद गोरी या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुबुक्तगीन। क्वेश्चन नंबर 8 है, महमूद गजनवी ने किस दर्रे से होकर भारत के ऊपर आक्रमण किया था? ठीक है, तो वो दर्रा बताना है हमको जिस दर्रे से होकर महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए है बनिहाल दर्रा, बी खैबर दर्रा, सी कराकोरम दर्रा या फिर डी लिपुलेख दर्रा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खैबर दर्रा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण कब किया था? देखिए पहला आक्रमण कब किया था महमूद गजनवी ने? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1000 ईस्वी, बी 1001 ईस्वी, सी 1002 ईस्वी या फिर डी 1003 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1001 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10 है, महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण किस क्षेत्र के ऊपर किया था? ठीक है, तो वो क्षेत्र बताना है हमको। ऑप्शन ए है पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र, बी है ग्वालियर, सी सोमनाथ मंदिर या फिर डी कश्मीर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 11 है, महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह हिंद की पहली लड़ाई किन शासकों के मध्य में हुई थी?
ऑप्शन देख लेते हैं। ए है महमूद गजनवी और जयपाल, बी महमूद गजनवी और राजपाल, सी महमूद गजनवी और आनंदपाल, या फिर डी महमूद गजनवी और भीम प्रथम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महमूद गजनवी और जयपाल। क्वेश्चन नंबर 13 है वह हिंद की दूसरी लड़ाई किन शासकों के मध्य हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ए महमूद गजनवी और जयपाल, बी महमूद गजनवी और राजपाल, सी महमूद गजनवी और आनंदपाल, या फिर डी महमूद गजनवी और भीम प्रथम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महमूद गजनवी और आनंदपाल। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है महमूद गजनवी ने अपना सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण कब किया था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1022 ईस्वी, 1024 ईस्वी, 1025 ईस्वी, या फिर 1026 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1025 ईस्वी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है महमूद गजनवी के सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था। देखिए शासक बताना है अभी। ऑप्शन ए है आनंदपाल, बी विजयपाल, सी भीम प्रथम, या फिर डी जयपाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भीम प्रथम। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है महमूद गजनवी का भारत के ऊपर आक्रमण करने का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ठीक है, उद्देश्य बताना है। ऑप्शन ए है धन संपत्ति को लूटना, बी इस्लाम का प्रचार, सी भारत पर राज करना, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए धन संपत्ति की लूट करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय इतिहास में बुत शिकन यानी कि मूर्तियां तोड़ने वाला इस नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन ए है मोहम्मद गोरी, बी महमूद गजनवी, सी दारा प्रथम, या फिर डी सुबुक्तगीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महमूद गजनवी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान कौन था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए फिरदौसी, बी अलबरूनी, सी वैहाकी, या फिर डी उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19 है किताब उल हिंद इस पुस्तक का लेखक कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए फिरदौस, बी अलबरूनी, सी वैहाकी, या फिर डी उतबी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 20 है भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए महमूद गजनवी, बी मोहम्मद गोरी, सी सुबुक्तगीन, या फिर डी कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है मुस्लिम साम्राज्य का भारत के अंदर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी को माना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है मोहम्मद गोरी ने भारत के ऊपर पहला आक्रमण कहां किया था। तो पहला आक्रमण कहां किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए मुल्तान, बी कश्मीर, सी पंजाब, या फिर डी राजस्थान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुल्तान। मुल्तान के ऊपर मोहम्मद गोरी ने पहला आक्रमण किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है 1178 ईस्वी में गुजरात के किस शासक ने मोहम्मद गोरी को परास्त कर दिया था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है भीम प्रथम, बी है भीम द्वितीय, सी है दाहिर सेन, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। क्वेश्चन 23 है मोहम्मद गोरी भारत में किस दर्रे को पार करके आया था। मोहम्मद गोरी कौन से दर्रे को पार करके भारत में आया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए बनिहाल दर्रा, बी खैबर दर्रा, सी काराकोरम दर्रा, या फिर डी गोमल दर्रा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गोमल दर्रा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होने वाला चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1191 ईस्वी, बी 1192 ईस्वी, सी 1193 ईस्वी, या फिर डी 1194 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1194 ईस्वी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है नालंदा विश्वविद्यालय को किस व्यक्ति के द्वारा नष्ट किया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए मोहम्मद गोरी,
बी महमूद गजनवी, सी अल्पतगीन या फिर डी बख्तियार खिलजी। तो हमको पता है बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, मोहम्मद गोरी का सबसे प्रिय गुलाम कौन था? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए अल्पतगीन, बी बख्तियार खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर डी अल्पतगीन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 27 है, आज का लास्ट सवाल, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए 1204 ईस्वी, बी 1205 ईस्वी, सी 1206 ईस्वी या फिर डी 1207 ईस्वी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1206 ईस्वी। दोस्तों हमने क्वेश्चन आंसर और नोट्स ये पूरे अच्छे से कवर कर लिए हैं, जिससे कि इस टॉपिक में इससे अलावा बाहर से एक भी क्वेश्चन पूछे जाने की कोई भी संभावना नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज का मोटिवेशन पढ़ते हैं। देखिए, आज मुश्किल है, कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य जरूर बेहतरीन होगा। देखिए, आज हमको पता है आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी काम हो, वो चाहे पढ़ाई लिखाई का हो या फिर XYZ कोई भी काम हो, आज आपके सामने मुश्किल हालात जरूर है। ठीक है, आप मेहनत करते रहिए। ठीक है, बस ये उम्मीद रखिए कि जो हमारा कल आने वाला है वो हमारे आज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो खाली आपको इतना करना है, आप बस मेहनत करते जाइए। ठीक है, आप जितनी मेहनत करेंगे, ठीक है, और सब्र रखिए, सिर्फ अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, आपका आने वाला जो भविष्य है वो जरूर बेहतरीन होगा। ठीक है, इस बात की पक्की गारंटी है। ठीक है, आप बस मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें। ठीक है, तो अपनी ये क्लास आज की कंप्लीट होती है। ठीक है दोस्तों, आपसे खाली एक ही रिक्वेस्ट है, हर बार की तरह, अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अगर आपको क्लास में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि या कोई भी कमी नज़र आती है तो आपका मोस्ट वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइए। आपके सुझाव का हम सादर आमंत्रण करेंगे। ठीक है, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्लास को शेयर कीजिए। ठीक है, और हमको सपोर्ट कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह की और भी क्लासेज आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।